ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो कि वोट डालना होता है, वो इस वक्त इंडिया में हो रही है। और इसके रिजल्ट्स जो होंगे तकरीबन 6 हफ्ते बाद, 7 फेजेस हैं, और 4 जून को ऐलान किया जाएगा। पंडित्स ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा प्रिडिक्टेबल रिजल्ट इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ कि मोदी जी तीसरी टर्म के लिए भी जीत जाएंगे। अब इसके अंदर जो वाइड मार्जिन है बिटवीन एनी अदर लीडर, नेमली जो हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, और उनका मार्जिन जो है, जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर है राहुल गांधी जी, कांग्रेस के ऑब्वियसली बहुत दूर है, उनका मार्जिन बहुत बड़ा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मोदी जी ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस की धज्जियां उड़ा दी हैं, और आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि जब हम देखते हैं किसी भी कंट्री में कि वहां पे सिर्फ वोट डलवाना ही डेमोक्रेसी नहीं होती। वो तो हिटलर भी करवाता था, स्टालिन भी करवाता था। स्टालिन से एक कोट मंसूब किया जाता है कि इट डजंट मैटर के हु वोट्स, व्हाट मैटर्स इज हु काउंट्स द वोट्स। वेदर उसने ये कहा या नहीं कहा, लेकिन ये उसकी मेंटालिटी की अक्कासी जरूर करता है। अभी रिसेंटली पुतिन ने इलेक्शन करवाए, अपने बंदे खड़े करवा के, और जो उसकी असल जो उसकी ऑपोजिशन थी, जैसे अलेक्सी नवाल्नी, तो उसको जेल में फड़कवा दिया और 88% वोट ले लिए। Now, ये है एक बहुत वाइड मार्जिन। जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर था, उसको मैं 2% वोट पड़े। तो इससे पता चलता है कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नाम की भी नहीं है। सिर्फ वोट डलवा देना डेमोक्रेसी नहीं होता। जिस तरह नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलता है, अब नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेसी नहीं बोलता। तो जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा गैप होता है, तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ पे सही तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो अपोजिशन है उनको अपोजिशन करने की इजाजत नहीं है, वगैरह वगैरह। क्या यही लॉजिक हम इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं? नो, ऑब्वियसली नो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें ये हुकूमत के अंदर चलता रहता है। आप अमेरिका में भी देख लें, आप यूके में देख लें, कितना कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उछालने की इजाजत होती है। उसी तरह मेरा नहीं ख्याल कि आप जो क्रिटिक्स हैं इंडिया के, वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शैम इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। या ये कहना कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इरोड किया जा रहा है, आई डोंट नो, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जस्ट फ्रॉम अ सरफेस लेवल, इसको पुतिन से कंपेयर करना या ऐसे मुल्कों से कंपेयर करना जहां पे वाकई शैम इलेक्शंस होते हैं, ये एक बदयांती होगी। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े मोदी जी के क्रिटिक्स हैं, उनको बोलने की इजाजत है। आई नो कि थोड़ी बहुत प्रेशर आता है ट्विटर के ऊपर। इलॉन मस्क ने भी कहा कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बी दैट एज इट मे, जिस दिन ध्रुव राठी जैसे लोगों को या जुबेर जैसे लोगों को टोटली बैन कर दिया जाएगा, देन आई वुड से कि हाँ भाई, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता। तो फिर क्वेश्चन है कि इतना बड़ा गैप क्यों है? क्यों ये नेक एंड नेक इलेक्शन हुए? मुझे याद है कुछ लोगों से मैंने, इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे वैसे बात की थी, यूट्यूबर्स हैं और कुछ आपके जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, वो कहते थे नहीं यार, इस दफा बीजेपी नहीं जीतेगी। आई वुड से कि क्या होगा अब से कोई 12 महीने में, के लोग मोदी जी से हट के राहुल गांधी जी की तरफ चले जाएंगे? तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन पहले से ही कहा जा रहा है, अगेन आई एम नॉट स्वेइंग एनीवन्स ओपिनियन, आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन कि मुझे कैसे नजर आ रहा है एज एन आउटसाइडर। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वजह है? क्या इसकी वजह ये है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं, इंडिया में भी वोकिज्म की बीमारी आई, और जो इंडिया का जो लेफ्ट है वो ज्यादा ओवरबोर्ड हो गया लेफ्टिज्म में और वोकिज्म में चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज को अनजस्टली हाईलाइट करना शुरू कर दिया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे हमने देखा वेस्ट में एक बहुत तेजी से लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स को उखाड़ के फेंका जा रहा है, और जो कंजर्वेटिव साइड की, बल्कि फार राइट की साइड की है, वो उठ रही है। तो इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक 2 नंबर किस्म का महाज खड़ा किया गया। अब एक ग्रुप, एक तरफ के लोगों को ज्यादा पेला गया, दूसरी तरफ के लोगों को ज्यादा फ्री हैंड दिया गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया। एंड ऑब्वियसली ये इतने बड़े स्केल पर ये चीजें जेनेरिकली नहीं होती या ऑर्गेनिकली भी नहीं होती। कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ चीजों को उठाया जाता है। वो उठाना जाना जरूरी था, बिकॉज अगर हमारे मुसलमान भाई इंडिया के हैं, मेजॉरिटी पीसफुल है, लेकिन जो कल्चरली एक सेंटिमेंट मुसलमानों के अंदर डाला जाता है बचपन से कि पहले तो मुसलमान और फिर बाद में कुछ और, शरिया, नमाजें, अजानें, काफर से नफरत, और ये सारी चीजें कल्चरली डाली जाती हैं। ऑल्दो सारे मुसलमान उस तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन जब होलिस्टिकली कल्चरली एक चीज एम्बेडेड की जाती है, एक अच्छी चीज समझी जाती है, तो उसके कुछ रेपरकशंस होते हैं। और उसके रेपरकशंस हमने इंडिया में देख लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं, इनके नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में कौन सा गोरे इस वक्त व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट मुझे तो नहीं नजर आते जो इंडियन और चाइनीज को पेल रहे हो या हिंदुओं को पेल रहे हो,
मुसलमानों का एक सर्टेन बिहेवियर है जिससे लोग तंग आ जाते हैं। अगेन मैं नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन ये कल्चरल वैल्यूज हैं, इस्लाम के अंदर एम्बेडेड है। हर मुसलमान के बचपन में कान में जब अजान डाली जाती है, उसके उस वक़्त से उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू हो जाती है कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम मुसलमान हो, बाकी ये काफ़िर हैं, ये गंदे लोग हैं, इनके साथ उठना-बैठना नहीं है, इनके साथ इनकी चीज़ें नहीं अपनानी, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान की जैसे आयत है। तो उसकी वजह से एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी आती है, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं। अगेन नॉट ऑल ऑफ देम, ये कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर से बहुत बड़ी परसेंटेज एक ऐसी होती है, जो जिहाद और काफ़िर और इस तरह की चीज़ों पे यकीन रखती है, जिसके नतीजे में एक कल्चरल रिटेलिएशन आनी थी, पूरी दुनिया में इस वक़्त आ रही है। ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा अगर मोदी जी अगले 5 साल जीत जाते हैं और अगले 5 सालों में यूसीसी भी आएगा, क्या इस तरह की बातें आएँगी, क्या इसमें पता चलेगा कि क्या वाक़ई इंडिया डेमोक्रेसी से दूर हुआ है, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। और मेरा ख्याल से दिस विल बी हिज लास्ट टर्म। आई डोंट नो हाउ ओल्ड ही इज़, आई थिंक ही इज़ 70 प्लस और मे बी लेट 60s। तो मोदी जी अगर 65 से छोटे हैं तो फिर आई थिंक देयर इज़ अनदर टर्म इन हिम, डिपेंडिंग ऑन उस वक़्त क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये टर्म इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की सबसे क्रूशियल होगी, क्योंकि इसके अंदर हमें रिवॉर्ड्स भी नज़र आएँगे। हमें जो एक अक्सर प्रोपेगेंडा किया जाता है इकोनॉमी नीचे जा रही है, मैं तो जो इंटरनेशनल नंबर्स देखता हूँ तो उसमें तो यही नजर आता है कि इकोनॉमी इंडिया की बड़ी अच्छी जा रही है और प्रिडिक्टेड है 2050 तक जाके नंबर 2 पे आ जाएगी, सरपास कर जाएगी अमेरिका को। सो 2024 से लेके तकरीबन हम 2030 तक पहुंच जाएंगे, जब अगले इलेक्शन होंगे तो वो डिफरेंट दुनिया होगी, डिफरेंट बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी और ये वो प्राइम मिनिस्टरशिप है जो डिटरमिन करेगी कि इंडिया किस तरफ जाएगा। सो आई थिंक एवरीथिंग विल हैपन फॉर गुड। मुझे नहीं लगता कि ये जितनी अलार्म बेल साउंड की जाती हैं कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ नाखुश वाकयात जरूर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल यूसीसी आता है तो एक कम्युनिटी है जिसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई नो ट्राइबल्स के भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल्स आर नॉट अर्बनाइज्ड, सो उनको इस कैटेगरी में डालना ठीक नहीं है, लेकिन जो अर्बनाइज्ड लोग हैं उनके ऊपर अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाता है, आई थिंक इट विल बी गुड थिंग। लेकिन वहां पे कुछ ब्लो बैक भी आएगा, कुछ फाइट बैक भी होगी। और दूसरा, जो हमारे खालिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर भी सख्ती होगी, और इसका भी इन 5 सालों में मुझे लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा, हमें पता चलेगा कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। और एज अ पाकिस्तानी कुछ ओवरचर्स हमारी हुकूमत ने दिखाए हैं कि हम इंडिया से इलेक्शनों के बाद इंडिया से अच्छा ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वही हमेशा की घिसे पिटे जुमले हैं और ये वही बातें हैं जो हम बड़े अरसे से, मैं तो बड़ा ही ये सुनते हुए अमन की आशा तब शुरू हुई थी 98 में, तब से ये काम, ये आंख मिचोली सीसॉ चल रहा है, लुकन मिट्टी खेला जा रहा है, और मुझे तो इसके कोई फ्रूट्स बेयर करते हुए नजर नहीं आए। सो आई डोंट नो, देखते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से किस तरफ बात जाएगी। आई होप, अगेन होप तो की जा सकती है कि शायद हमारे पॉलिटिशियंस भी जाग जाएं। इस वक्त हुकूमत जो है वो पीएमएलएन की है, उनका हिस्टोरिकली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया के साथ, लेकिन कन्वर्सली क्या होता है उनका, फिर जो हमारी जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ फटा शुरू हो जाता है। अब फिर वही होगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि ये वाले जो हमारे माई बाप हैं ये कोई इतने अच्छे ख्यालात इंडिया के बारे में नहीं रखते, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि वो मौलवियों के ऊपर थोड़ा सख्ती करने के मूड में है। जो बाजवा साहब थे वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमारे खान साहब जो थे वो हमें हीरो बन रहे थे। तो आई डोंट नो ये बात कहाँ पे जाएगी। खैर 5 साल बहुत लंबा अरसा, बड़ी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। इस दफा डिफरेंस ये है, वो अमित शाह ने जो भी स्पीच भी की है, कि कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान ये दहशतगर्दी करता रहता था, लेकिन वो फिर दोबारा से बिजनेस एज यूजुअल की तरफ बात चली जाती थी। लेकिन जब से पुलवामा हुआ उसके बाद से इंडिया ने कहा हमने तुमसे बात नहीं करनी। इस वक्त इंडिया है ऐसा जो कहता है हमने आपसे बात नहीं करनी। खान साहब ने कहा था मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। सो देयर इज अ बिट ऑफ एरोगेंस फ्रॉम इंडियन साइड एंड आई थिंक इट्स गुड, लेकिन इवेंचुअली ये जो आइस है उसको थॉ होना पड़ेगा। और अगेन सिंसेरिटी के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी सिंसेरिटी शो कर देता है, देन आई थिंक इवेंचुअली इंडिया शुड टॉक टू पाकिस्तान। अगर इंडिया को ये यकीन हो कि अब ये सिंसियर है, और ये सिंसियरिटी का क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं और जो दूसरे अस्करी पावर्स हैं वो एक पेज पर नहीं होते। जब एक पेज पे होते हैं तो फिर कुछ और होता है। तो anyway, ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लूं। आई हैव गुड होप्स फॉर इट। आई थिंक इफ मोदी जी विंस, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर द लेफ्टिस्ट सर्कल्स कि अपने अंदर थोड़ी सी कोई बैलेंस लाएं अपने अंदर। ये जो आपकी जो पॉलिसियां, और ये सिर्फ कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, पूरी दुनिया में जो लेफ्ट विंग की जो पार्टीज हैं उनको यही प्रॉब्लम हो रही है। व्हाई? क्योंकि उन्होंने डायग्नोसिस ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से वो सोल्यूशन ठीक नहीं देते। एक तरफ बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स है, दूसरी तरफ अपने जो नेटिव्स हैं उनके ऊपर ज्यादा सख्ती है, जिसकी वजह से लोग तंग आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक वेकअप कॉल होगी। अगर अगले 2029 में कांग्रेस ने इलेक्शन जीतने होंगे तो उनको अपनी पॉलिसीज में एक मेजर चेंज लाना पड़ेगा। तो ये बात मैंने आपसे करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। और आपको क्या लगता है कि आप वाकई मोदी जी आ रहे हैं तीसरी दफा भी? अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक, साइंस हाफिज।